मैं बैठा हूँ इंशाल्लाह कल से आई एम बोर्ड। ठीक है। अच्छा आप तो थोड़ा सा बेटा ऐसा है कि आप लोग एएफएम के लिए हैं और ये एफएम के लिए हैं, ठीक है ना। तो आज क्योंकि सिर्फ मैंने कोर्स रिड्यूस करना है तो आप लोग मैंने इकट्ठे बिठा लिए। इंशाल्लाह आगे जाके आपकी क्लासेस हैं वो बचेंगे अलग अलग से, क्योंकि और बच्चे भी F9 वाले। आप F9 के लिए हो, ये P4 पढ़े F9 पे ही जो एडवांस वर्जन है, ठीक है। अच्छा मैं तुम्हें जानता हूँ, आप ज़रा मुझे बताओ कि आपने कोई एग्ज़ाम दिया पहले, स्किल्स का तो पेपर दिया हुआ है पहले से 7 और F6 दिया हुआ है, ठीक है। मतलब आपको आइडिया है कि एग्ज़ाम होता है किस तरह में, ठीक है। तो ज़रा पहले बेटा बात कर लेते हैं ऑन कोर्स आउटलाइन स्ट्रेट। ज़रा जो अहम बातें पहले वो कर लेंगे। कोर्स आउटलाइन क्या है एफएम की, क्या कोर्स आउटलाइन है एएफएम की, ठीक है ना। तो कोर्स भी ऑलमोस्ट एक जैसा ही है, सिर्फ फ़र्क इस बात का है कि जो चीज़ें एफएम में बेसिक लेवल पे होती हैं, एएफएम में वो सेकेंड चीज़ थोड़े से एक हाई लेवल के ऊपर चालू करके टेस्ट कर रहा होता है। कोर्स वही है सेम एग्जैक्टली, बल्कि मैं तुम्हारा कोर्स वही सेम है इन दो एरियाज़ का। तो बेटा जो कोर्स एफएम का पहले मैं उसकी बात कर लेता हूँ। कोर्स में एफएम में वैसे भी आपको याद होगा 6 एरियाज़ हैं बेटा। कोर्स जो है F9 का, एफएम स्टैंड फॉर फाइनेंशियल मैनेजमेंट, और ए लगा उस बात को बन जाएगा एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो आसान वर्ड्स में बेटा पहले समझ लो कि एफएम का मतलब क्या होता है। तो 2 वर्ड्स हैं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। यहाँ जो पहला वर्ड है ना फाइनेंशियल, ये आया है फ्रॉम अ टर्म कॉल्ड फाइनेंस। तो मतलब होता है पैसा, मनी, फंड्स। यानी कि इन इजी वर्ड्स आपने एफएम में और एएफएम में ये सीखना है कि हाउ टू मैनेज फंड्स ऑफ अ कंपनी। अगर फंड नहीं है तो फंड्स आने कहाँ से हैं, जो फंड्स आएंगे उनकी कॉस्ट क्या होगी, जो फंड्स आए हैं उनको इन्वेस्ट कहाँ पे करना है, हाउ टू इवेलुएट इन्वेस्टमेंट्स। फिर एक फंड्स वो होते हैं जो लॉन्ग टर्म में आपने इन्वेस्ट किए हुए होते हैं, एक फंड्स वो होते हैं जो इन्वेस्ट किए होते हैं शॉर्ट टर्म में, ठीक है। वो सब कुछ पढ़ेंगे। और टॉपिक जहाँ पे कुछ चीज़ें और भी हैं तो अब ज़रा मैं कोर्स डिफाइन करता हूँ सामने। मेरा फर्स्ट टॉपिक, अगर फंड्स नहीं है तो फंड्स आने कहाँ से हैं, इस टॉपिक को बोलते हैं सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। ये टॉपिक एफएम में भी है, ये टॉपिक एएफएम में भी है। एएफएम में इसकी इंपॉर्टेंस इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन एफएम में इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है, ठीक है। एएफएम में इंपॉर्टेंट क्यों नहीं है, बिकॉज एएफएम में ये इतना खास टेस्ट नहीं करता है, क्योंकि एएफएम का सबको थोड़ा अलग स्कोप है, ठीक है ना। उसके ऊपर भी मैं आऊँगा आपको उसमें देखता हूँ अलग से कि एएफएम का स्कोप क्या है। लेकिन बेटा फर्स्ट टॉपिक फॉर एफएम क्या होगा, सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, कि अगर हमारे पास फंड्स नहीं है, फंड्स को हमने अरेंज कहाँ से करना है। अच्छा अगर मैं आपसे पूछूँ कि एज अ कंपनी अगर फंड हमारे पास शॉर्टेज में तो हमारे पास क्या सोर्सेज हैं, कहाँ से हम फंड्स हैं उनको अरेंज कर सकते हैं। ऑप्शन है कि हम लोन ले लें, हम शेयर इशू कर सकते हैं अपने। फिर शेयर्स में 2 फॉर्म्स होती हैं, एक होते हैं ऑर्डिनरी शेयर्स, एक होते हैं प्रेफरेंस शेयर्स। उसके अलावा जनाब जी अपने डिवेंचर्स भी होते हैं जो आपने पढ़े हैं बेटा इन F7, ठीक है। अब हर सोर्स हर जगह पर आपको सूट नहीं करता, तो इस टॉपिक में हमने क्या पढ़ना है कि कौन सा सोर्स कहाँ पे यूज़ करना चाहिए हमें, ठीक है। अगेन ये टॉपिक एफएम में तो पूछेगा, एएफएम में इसकी शायद 4 नंबर की या 5 नंबर की थ्योरी पूछ सकता है आपसे, अदरवाइज ये टॉपिक एएफएम में अवेलेबल नहीं है इसका नाम मैं। लेकिन स्टिल एएफएम में आपको इसका एक ओवरव्यू जो है वो दूंगा आप यहाँ पर आपको, लेकिन एफएम में ये टॉपिक हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह इन डेप्थ इन डिटेल, ठीक है। टॉपिक नंबर 2 बेटा जी इसी से लिंक्ड है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अब ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एफएम के लिए भी और एएफएम के लिए भी। कॉस्ट ऑफ कैपिटल ये क्या होती है बेटा, सुनना। अगर आपने लोन लिया उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, आपने इशू किए शेयर उसके ऊपर आपको डिविडेंड्स पे करने पड़ते हैं। कहने का मतलब ये कोई भी सोर्स यूज़ किया जाए ना, हर सोर्स की अपनी कॉस्ट होती है। तो यहाँ पर हम क्या सीखेंगे फाइंड करना कॉस्ट ऑफ कैपिटल की। अगर एक बिजनेस ने शेयर भी इशू किए हुए हैं, उसके लोन्स भी लिए हुए हैं, तो क्या होगी उस कंपनी की कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जो उन्होंने कैपिटल इन्वेस्ट किया हुआ है उसकी कॉस्ट क्या है। अगर आपको इसका हल्का सा ओवरव्यू दूँ तो जिस तरह बेटा आपको याद होगा F2 में आप एनपीवी के MCQ सॉल्व आपने किए थे, तो वहाँ पर आपको डिस्काउंट रेट दिया होता था 8% का, 11% का, 10% का। लेकिन कभी आपने F2 में इतना नहीं पढ़ा कि यार ये कहाँ से फाइंड किया रेट हमने,
F9 में पूरा इसके सेक्शन है जहाँ पर हम सीखते हैं हाउ टू फाइंड कॉस्ट ऑफ कैपिटल, और ये टॉपिक AFM के लिए भी इक्वली इंपॉर्टेंट है, इसकी इंपॉर्टेंस सेम है इन FM एंड इन AFM। ये बहुत मेन टॉपिक है कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ठीक है। टॉपिक नंबर 3 बेटा जी, जो कि सबसे मेन टॉपिक है FM का भी और AFM का भी। टॉपिक का नाम है इन्वेस्टमेंट अप्रेजल। अब इसका लिंक है बेटा जी, ऑब्वियसली बात है, जो फंड्स ऊपर आपने रेस किए थे वो क्यों रेस किए थे, बिकॉज उन फंड को आपने कहीं यूज़ करना था। यूज़ जो है वो होता है इन 2 एरियाज, एक होता है लॉन्ग टर्म यूज़ फंड्स का, एक होता है शॉर्ट टर्म यूज़। तो यहाँ पर हमने जो चीज़ सीखनी है वो है लॉन्ग टर्म यूज़ फंड्स का, कि जो मतलब सपोज करो आपने मशीनरी खरीदनी की, अब जो मशीनरी की कॉस्ट है 2 मिलियन की, भले मशीनरी की 8 ईयर्स की है, तो ये आपकी एक इन्वेस्टमेंट है, आपने इसको इवैल्यूएट करना सीखना है। अब ये टॉपिक बेटा जी FM में भी है, ये टॉपिक AFM में भी है, और जो इस दफ़ा एग्ज़ाम आया था P4 का AFM का, उसमें इस टॉपिक के ऊपर आया था पूरा केस स्टडी के बाद। एग्जाम बटन में बताऊँगा भी आपको आगे चल के, लेकिन इस दफ़ा ये टॉपिक का केस स्टडी आया था AFM में। और बेटा FM में इस टॉपिक का एक CRQ कन्फर्म हर दफ़ा आता है, इस दफ़ा भी आया हुआ था 20 नंबर का उसमें इस टॉपिक में से, जहाँ पे आपने असल में NPV निकालनी होती है एक इन्वेस्टमेंट। AFM में NPV भी है, APV भी है, एक नया मेथड है, पहले कभी नहीं पढ़ा, ठीक है ना। इंशाल्लाह मैं आपको जिस टॉपिक पे जाएंगे तो बताऊंगा कि NPV यूज़ कहाँ पे होता है, APV यूज़ कहाँ पर होता है, APV में क्या चीज़ अलग है। फिर इसके बाद जो टॉपिक नंबर 4 है यहाँ पर, वो हमारे पास है बिजनेस वैल्यूएशन। बहुत ही बेटा इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत ही अहम टॉपिक भी है, सेम फॉर FM एंड इवन सो फॉर AFM। बल्कि आई वुड से FM में इसकी इंपॉर्टेंस इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन AFM में टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जहाँ पर आपने सीखना है कि हाउ टू वैल्यू अ बिजनेस, हाउ टू फाइंड ओवरऑल वैल्यू ऑफ अ बिजनेस। अभी आगे जाके मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ फर्दर मजीद कि AFM में ये चीज़ कहाँ पूछता है बहुत से। तो पहले मैं FM को डिकोड कर दूँ फिर मैं AFM की तरफ आता हूँ। बेटा इस टॉपिक में हमें क्या सीखना है कि हाउ टू वैल्यू अ बिजनेस, मतलब आपको बिजनेस उसमें दिया हुआ है, आपसे कह रहे हैं कि हमने ये देखना है कि इसकी वर्थ कितनी है बिजनेस की, तो आप बताएं कि इसकी क्या वैल्यू है कंपनी की। तो हमारे पास जो है अलग अलग मेथड्स हैं, एसेट बेस्ड है, अर्निंग बेस्ड है, डिविडेंड बेस्ड है। तो हमने उन मेथड्स की क्या निकालनी होती है, बिजनेस की ओवरऑल वैल्यू निकालनी होती है। टॉपिक इंपॉर्टेंट है और टॉपिक आसान है, टॉपिक का सबसे अच्छी बात टॉपिक इंटरेस्टिंग है, ठीक है। टॉपिक में बेटा 4, अब टॉपिक में 5 सॉरी, टॉपिक अब जो आ रहा है ये टॉपिक FM में है तो है, लेकिन AFM में ये टॉपिक नहीं है। ये टॉपिक ये एक एरिया है F9 का जो P4 में वो बिल्कुल पूछता ही नहीं है बेटा, बिकॉज इसका नाम है वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। जो पैसा आपने इन्वेस्ट किया होता है अपने ऑपरेशंस के अंदर, जो पैसा आपने इन्वेस्ट किया हुआ अपनी इन्वेंट्री में, अपने रिसीवेबल्स में, अपने पेबल्स में, आपने उसको भी अच्छे से मैनेज करना होगा। इसमें बेटा आपको याद हो, आप लोगों ने आप सबको पहले कह रहा हूँ F2 में आप लोगों ने पढ़ा था, टॉपिक था EOQ, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। वो क्या पढ़ा था हमने कि भाई अगर इन्वेंट्री को मैनेज करना है हमने, तो EOQ हमारे पास एक ऑप्शन था टू मैनेज इन्वेंट्री। EOQ का मतलब क्या था कि अगर हमने एक ऑर्डर में इतनी इन्वेंट्री ऑर्डर की तो हमारी कॉस्ट सबसे मिनिमम आएगी। अब ये था इन्वेंट्री मैनेजमेंट। ऐसे रिसीवेबल्स की अपनी मैनेजमेंट है, जो पेबल्स हैं उनकी अपनी मैनेजमेंट है, सब कुछ हमने यहाँ कवर करनी है F9 में। बेटा AFM में ये चीज़ क्यों नहीं है, बिकॉज AFM का जो स्कोप है वो लॉन्ग टर्म का स्कोप है, कि वाली चीज़ शॉर्ट टर्म में चलती है, कि हाउ टू मैनेज इन्वेंट्री शॉर्ट टर्म चीज़ है, हाउ टू मैनेज पेबल शॉर्ट टर्म चीज़ है। AFM में ये चीज़ टॉपिक क्यों नहीं है, बिकॉज AFM का स्कोप जो है वो लॉन्ग टर्म के अंदर है। AFM में इसको पूछता ही नहीं बिल्कुल भी, मतलब इस टॉपिक का नाम भी नहीं सुनोगे आप पूरे AFM के अंदर, लेकिन FM में ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और लास्ट और बेटा जी FM में भी है और असल में तो ये AFM में है। टॉपिक का नाम है रिस्क मैनेजमेंट, ऑल्सो कॉमनली कॉल्ड हेजिंग। अपने आप को रिस्क से बचाना, कि रिस्क का आप पे अफेक्ट या तो आए ही नहीं, आए तो कम से कम अफेक्ट आपके ऊपर आए रिस्क। तो बेटा ये 6 एरियाज़ हैं कोर्स के F9 के लिए। और अगर साथ साथ मैं आपको ये बता दूँ कि AFM में क्या सीन है, बेटा AFM में सिर्फ कोर्स के एरियाज 4 हैं, वहाँ 6 थे, यहाँ पे 4 है। पहला एडवांस्ड इन्वेस्टमेंट अप्रेजल, एडवांस्ड इन्वेस्टमेंट अप्रेजल
इसके अंदर ही पढ़ना है आपने सोर्सेज ऑफ फाइनेंस को भी, इसी के अंदर पढ़नी है आपने कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी, और इसी के अंदर पढ़ना है आपने कि हाउ टू अप्रेज इन्वेस्टमेंट। मतलब ये इन टॉपिक को, 3 टॉपिक्स को एक में मर्ज कर दिया है AFM के अंदर। क्योंकि अगर बर्ड आई व्यू लो ना आप, तो असल में तो ये सब कुछ एक ही चीज़ है। आपने करनी थी कोई इन्वेस्टमेंट, उसके लिए आपने अरेंज किए पैसे, उनकी कोई कॉस्ट की पैसों की, तो कौन सा सोर्स यूज़ किया, उनकी कॉस्ट क्या है, फंड्स को फिर इन्वेस्ट कहाँ पे किया, सारा टॉपिक एक बनता है अगर देखा जाए। इसलिए AFM में पूरा सेक्शन पूरा एक बनता है। टॉपिक नंबर 2 इज़ एडवांस रिस्क मैनेजमेंट, वही हेजिंग वाला टॉपिक है, लेकिन यहाँ पर थोड़े से एडवांस लेवल के ऊपर है AFM के अंदर। सेम टॉपिक की बात, लेकिन थोड़ा सा एडवांस लेवल के ऊपर। और कुछ ऐसे हेजिंग के इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो FM में सिर्फ हमने ऊपर से पढ़ने होते हैं, फ्यूचर्स, ऑप्शन, स्वैप्स। E4 में उसके ऊपर भी क्वेश्चन आते हैं इंडिविजुअली, अलग से क्वेश्चन आते हैं उसके, अलग से क्वेश्चन आता है बिल्कुल। और वो क्वेश्चन एक बार फील होगा आपको मैंने कोई क्वेश्चन किया है और मज़ा आएगा। हेजिंग आपने पहले पढ़ी नहीं है फाइनल में, मतलब आपने बेटा जो टॉपिक पढ़ना है हेजिंग का टॉपिक, बस इस तरह के नाम कह के मैंने हेजिंग पढ़ ली है, असल में नहीं पढ़ी। असल में हेजिंग कहाँ पढ़ोगे जाके AFM के अंदर, जो कि आप लोग पढ़ेंगे इंशाल्लाह, और पढ़ने का मज़ा आएगा आपको। क्योंकि हेजिंग क्या पता यहाँ पे आपको समझ में ना आई ऑफलाइन में ना समझ आएगी, वहाँ पर हल्का कर सकता है। जहाँ पे आपने उसको पढ़ा था ऊपर ऊपर, जिस तरह से आपने समंदर देखा ऊपर पानी को आपने उठा लिया, तब ये पढ़ा था आपने, ये पूरा समंदर है यहाँ पे, जहाँ पे हम उसकी एंटर जाएंगे और बड़ा मज़ा आएगा आपको उसमें डाइव करने का। फिर है जनाब मर्जर्स एंड एक्विजिशंस, एक्विजिशन इमेजरी बोलते हैं इसको। जैसा अगर SBR दिया हुआ होगा तो वहाँ पर भी चीज़ आप लोगों ने पहले पढ़ी हुई कि जब आप बिजनेस को आपने एक्वायर किया, मर्जर हुआ है, तो उसकी इम्प्लिकेशंस क्या होती हैं। सिर्फ क्या फ़र्क है SBR में और P4 में? SBR में वो काम हो चुका होता है, उसकी रिपोर्टिंग करते हैं आप। AFM में आपने इन करना होता है इवेलुएट, आपको दिया होता है एक प्रपोजल कि जी हमारे ये प्लान है, हमने इस कंपनी को एक्वायर करना है, अभी हालात ये हैं, फिर ये हो जाएंगे, बताएं क्या हम ये काम करें या ना करें। आपने यहाँ पे देनी है एडवाइस बैठ के बिफोर। एंड लास्ट टॉपिक इज रिकंस्ट्रक्शंस एंड रीऑर्गेनाइजेशंस। रिकंस्ट्रक्शंस एंड रीऑर्गेनाइजेशंस, ये टॉपिक भी इसका मतलब है कि बिजनेस को ऑब्वियसली बारे में आपने कंपनी को एक्वायर किया तो उसमें आपने कोई अपने आप को फिर आपने वहाँ पे करना होता है इम्प्लीमेंट। मतलब सरकार देता हूँ आपको एक सवाल है जो हमको इंशाल्लाह यहाँ पे आगे करेंगे भी सॉल्व P4 में। एक कंपनी A है जिसने करना है एक्वायर एक कंपनी जो B है उसको। अब जो कंपनी B है इसके 3 डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट 1, डिपार्टमेंट 2, डिपार्टमेंट 3। कंपनी A ने आपको हायर किया है और इनका प्लान ये है कि जी ये आपको अपन कर्मचारी हैं, इनका प्लान क्या है जी कि हमने कंपनी को पहले इतने का एक्वायर करना है, उसके बाद एक्वायर करने के बाद जो इसका डिपार्टमेंट 3 है इसको हम बंद कर देंगे, जो डिपार्टमेंट 2 है इसकी हम अलग एक कंपनी बना देंगे और जो डिपार्टमेंट 1 है उसको हमने अपने साथ मर्ज कर लेंगे। इसको बोलते हैं रिकंस्ट्रक्शन एंड रीऑर्गेनाइजेशन। मतलब आपने जब एक कंपनी को एक्वायर कर लिया, उस डिपार्टमेंट्स को आपने आप करना है चेंज अपने हिसाब से, इट इज़ कॉल्ड रीऑर्गेनाइजेशन। उसको आपने करना है फिर से रीऑर्गेनाइज। एक ही सवाल में हो रही है एक्विजिशन भी, उस सवाल में हो रही है साथ साथ रीऑर्गेनाइजेशन के। मतलब कैंडिडेट करने का मतलब ये टॉपिक 2 P4 में ऐसे जो आपस में मिल के आते हैं एग्जाम के अंदर। उस सवाल में ये भी हो रहा होगा, उस सवाल में साथ ये भी हो रहा है। अभी जब इंशाल्लाह मैं आऊँगा इसके ऊपर इन डेप्थ तो बताऊँगा आपको मैं अलग से कि इस टॉपिक का हमने पूरे क्या कुछ पढ़ना है, क्योंकि आज जब क्लास ऐसे ले रहे हैं हम, ये भी साथ हैं आप भी साथ हैं, इसलिए ज़रा मैं सिर्फ टॉपिक को टच कर रहा हूँ ऊपर ऊपर से। इंशाल्लाह जो क्लास कर लेंगे ऊपर मैं अपलोड होगी, आपके अलग होगी और आपकी क्लास अलग होगी, ठीक है। तो उसमें इंशाल्लाह फिर कोर्स को मैं ज़रा आपके लिए और अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। अच्छा, एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, ये सबसे पहले बात करेंगे। बेटा एग्ज़ाम पैटर्न आपको पता है क्या है F9 का?
तो इसका पैटर्न बेटा वही है जो पैटर्न होता है 5 का, मतलब क्योंकि आपने 5 भी नहीं दिया हुआ अभी फ़िलहाल, तो आपको ये नहीं पता होगा। तो सुन लो बेटा, जो पैटर्न है 5 का है वही पैटर्न है 9 का भी है, इन दोनों का पैटर्न सेम होता है। पैटर्न क्या है? एग्जाम में होते हैं 3 सेक्शंस। सेक्शन ए में आते हैं 15 MCQs, 15 MCQs, 2 मार्क्स होते हैं एक MCQ के। तो बात कहते हैं मैंने सेक्शन ए के 30, ठीक है। और बेटा एक सुन लो आज कि इन MCQ बेटा जो 15 इनमें से कम 11 MCQs वो होंगे जो होंगे कम्प्लीटली थ्योरेटिकल। अब इसलिए बता रहा हूँ आपको, ताकि आज से पता हो कि F9 में फोकस कहाँ करना है ज़्यादा। एंड सेम अब आप लोगों के लिए बताऊँगा अभी आगे जाकर। बेटा 4 यहाँ पे MCQs वो होंगे हार्डली जो होंगे न्यूमेरिकल, हार्डली, वो भी 4 भी मैं बता रहा हूँ बहुत ज़्यादा, 4 से कम हो सकते हैं, 4 से ऊपर नहीं जाएंगे, ठीक है। इसका मतलब बेटा क्या हुआ कि सेक्शन ए में जो MCQs आने हैं, MCQs अच्छे से उसके होते हैं जो स्ट्रॉन्ग होता है थ्योरी के अंदर। अगर आपकी थ्योरी स्ट्रॉन्ग है तो आपका FM भी भले में है, आपका FM भी अच्छे में रहेगा। अभी करता हूँ रिकॉर्ड बाकी FM को फर्दर मजीद। बेटा जो सेक्शन बी है, फिर उसके बाद हमारे पास F9 में उसमें आते हैं 3 MTQ, क्योंकि आपको बेटा 7 दिया हुआ है तो आपको पता है कि MTQs क्या होता है। जब पहले आपको ऊपर एक कहानी दी हुई होती है कि केस स्टडी दिया हुआ होता है, इसमें से वो 5 MCQs पूछता है आपसे, यानी कि हर MTQ में 5 MCQs हुआ करते हैं। तो बेटा यहाँ पर भी 2 मार्क्स होते हैं हर MCQ के लिए। इसका मतलब क्या हुआ कि जो एक MTQ है वो होगा 10 नंबर का हमारे पास, और क्योंकि MTQs 3 है तो उसमें मार्क्स कितने बनते हैं 30। बेटा खुद देखो एग्ज़ाम में 60 नंबर के MCQs और MTQs आ रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ बेटा, आपका F9 पास या फेल इधर ही हो जाता है। अगर सेक्शन ए में और बी में 60 नंबर है, अगर इसमें से आपका स्कोर जो है वो 30 से कम है अगर, तो आप फेल। आपका स्कोर 30 से ऊपर है आप पास, ये रूल है FM के अंदर, ठीक है। और बेटा आखिर एंड में कोर्स में एग्ज़ाम में सेक्शन सी होता है, जहाँ पर आते हैं 2 CRQs क्या होते हैं? वो क्वेश्चन जो कि आपने एक्सेल और वर्ड में सॉल्व कर लिया होते हैं। और यहाँ बेटा होते हैं 20 मार्क्स ईच, 20 नंबर मिलते हैं एक CRQ के, क्योंकि हम CRQs 2 हैं तो यहाँ मार्क्स बन जाते हैं 40, तो 100 नंबर का पेपर इस तरह से हमारा बन जाता है, ठीक है। अब आगे जाके मैं बताऊँगा आपको कल इंशाल्लाह कि CRQs कहाँ से आते हैं, MTQs कहाँ से आते हैं, और इसको फर्दर डिकोड करेंगे, बिकॉज स्टूडेंट्स ने भी आना है। इंशाल्लाह कल क्लास उनकी आपकी अलग से होगी, तो मैं जब चीज़ों को और एक्सप्लेन करूँगा। आज सिर्फ मैंने आप लोगों को इंगेज करना था ताकि आप लोग कहीं भाग न जाओ। बहन जी अच्छा अपनी बात सुनिए, आप ज़रा FM वालों को इसको बता दें। बेटा जी आप लोगों के लिए एग्ज़ाम में सेक्शंस 2 हैं। सेक्शन ए में आता है एक केस स्टडी, और इस केस स्टडी की होती है 5 से 6 स्क्रीन्स के ऊपर ही आता है। एक इमेज, अभी लोगे एक और इमेज, आगे लोगे 6 इमेज के ऊपर उसकी एक केस स्टडी आपको दिया, तो जहाँ पर उसमें कंपनी के बारे में पूरी कहानी आपको दी है। कंपनी जी ये इंडस्ट्री है, इस तरह काम करती हुई आज तक कंपनी आई है, आज कंपनी को ये मसला फेस हो रहा है, कंपनी का जो प्लान तय होता है उसको आपने करना होता है वैल्यूएट। एंड नॉर्मली बेटा जी इस केस स्टडी में वो आपसे रिपोर्ट लिखवाता है, तो यू मस्ट नो हाउ टू राइट अ रिपोर्ट, क्योंकि इसका पैटर्न है, ठीक है। और बेटा इसके मार्क्स होते हैं 50 मार्क्स का, ये पहला केस स्टडी आता है। और बेटा इंटरेस्टिंग बात, इन 50 जो नंबर हैं, अब इसका ब्रेक डाउन है हमारे पास, इसमें से 40 मार्क्स जो है वो तो होते हैं रिक्वायरमेंट्स को आंसर करने के, और जो मेन बात है जहाँ बच्चे करते हैं यहाँ पे लैब बेटा वो है 10 मार्क्स जो होते हैं फॉर प्रोफेशनल मार्क्स, जिनको हम यहाँ बोलते हैं। प्रोफेशनल मार्क्स का मतलब क्या होता है कि आपने अपने आंसर को शो के हिसाब से किया, क्योंकि वो आपसे मांग रहा है एक रिपोर्ट, आप रिपोर्ट के कुछ एथिक्स होते हैं लिखने के, मतलब आप खुद अगर इमेजिन करें आप जो लोग जॉब कर रहे हैं, अगर आप एक ईमेल कर रहे हैं अपने CFO को, उसने काम दिया था आपको, उसको आप उस काम का आंसर कर रहे हैं, आपको ईमेल कर रहे हैं, जाहिर सी बात है उस ईमेल में आपने पहले उसको फिल करना है, इस ईमेल में क्या क्या मिलेगा आपको,
प्रीवियस कंटेंट्स को आपने बताना है, फिर एंड में उसको आपने करना है ख़त्म, कंक्लूड। सारा काम यहाँ पे करना ज़रूरी है। अगर इसको आपने ट्रीट किया एज अ क्वेश्चन कि जी मैं एक सवाल का जवाब दे रहा हूँ, तो ये मार्क्स आपके 10 मार्क्स जैसे गए। और तो यू मस्ट नो कि हाउ टू राइट अ रिपोर्ट। ये सवाल का जवाब नहीं है, ये आप एक रिपोर्ट लिख रहे हैं एक कंपनी के CFO को जिसने आपको हायर किया, और आपको आइडिया होता है कि जो CFO होता है वो तो मिलता ही नहीं आम बंदों को, तो अगर उसने आपको हायर किया तो ऑब्वियसली ही एक्सपेक्ट समथिंग फ्रॉम यू। ठीक है, अब इसमें जो एक इंतहाई एरर बच्चों से क्या होता है, फॉर्मेटिंग रिपोर्ट की अच्छी नहीं करते, समझते हैं जी कि हम एक एग्ज़ाम दे रहे हैं, हम इस सवाल कौन सा लिखेंगे। बच्चों को ट्रीट करते हैं ना कि जी आंसर ये हो जाएगा वो हो जाएगा, नहीं। जो उसने आपसे मांगी है रिपोर्ट, आपने उसको रिपोर्ट ही देनी है। आप ये सिखाऊंगा आपको कि हाउ टू राइट अ रिपोर्ट, इसका पैटर्न होता है, शुरू कैसे करते हैं, क्या बताना है क्या नहीं बताना, और बात को एंड कहाँ पे। ये स्टडी बेटा ये होती है, इसका मार्क्स में 50 मार्क्स मिलते हैं, मैंने उसको बता दिया। बेटा सेक्शन बी जो है वहाँ आते हैं 2 होते, ये भी की स्टडी ही है बट थोड़े शॉर्ट होते हैं, और यहाँ पे एक की स्टडी के मार्क्स होते हैं 25। मतलब क्यों करो, 2 क्वेश्चन यहाँ पर होते हैं, बट एवरी क्वेश्चन इज अ केस स्टडी। हर क्वेश्चन आपको एक कंपनी दी हुई होती है, उसके उसके बारे में इन्फॉर्मेशन दी हुई होती है, वो मसला कंपनी फेस कर रही होती है, उस मसले का वो हल आपसे उसमें पूछ रहा होता है। और यहाँ पे भी अक्सर वो चीज़ आपसे करवाता है, वो मांगता है आपसे कोई रिपोर्ट कीजिए, आप लिखो रिपोर्ट। और बेटा यहाँ पर भी हर क्वेश्चन में जो 25 नंबर हैं उनमें से 5 नंबर यहाँ पे, 5 नंबर यहाँ पर, दीज आर प्रोफेशनल मार्क्स। इसका मतलब ये है कि AFM में जो 100 नंबर है ना, उसमें से 80 जो है मार्क्स वो तो रिक्वायरमेंट्स के हैं, बट 100 में से जो 20 नंबर है ना, दीज आर प्रोफेशनल मार्क्स। और मैं वाजिब बता सकता हूँ कि जो बंदा AFM में फेल होता है वो इन्हीं वजह से फेल होता है। ये वो लोग अभी बच्चे जो फेल हो रहे हैं AFM में 48 के ऊपर, 40 के ऊपर भी फेल हो रहे हैं। ये कौन से स्टूडेंट्स जिनको AFM आता है, मतलब उनको उनका आंसर कुछ ठीक है, बट अगर उन्होंने उसको अच्छे से लिखा होता तो वो पास हो गए। AFM में ऐसा कुछ नहीं है। AFM में वो मानते हैं कि जी ये बच्चे हैं अभी, तो कभी से ट्रीट भी करो इनको। AFM में वो कहता नहीं, आप तो बड़े हो गए जी, आप इसी से आप पैंट के ऊपर आ गए, ऑप्शन जो एग्जाम में दे रहे हैं आप, उसके बाद आपने एक कंपनी में काम करना है, तो अब आपको पता होना चाहिए कि हाउ टू राइट अ रिपोर्ट, हाउ टू आंसर अ रिक्वायरमेंट। ठीक हो गया, तो ये मेरी जान AFM को, ठीक है। अब AFM वालों के लिए एक बार और कहूँगा कि देखो बेटा जी, मैंने आपको बताया कि कोर टॉपिक्स तो 4 हैं, लेकिन सवाल मैंने आपको क्या बोला, ये जो टॉपिक है ना आखिरी 2, इनके क्वेश्चन हमेशा मिल के आता है। जैसे मैंने एग्जांपल आपको दिया अभी कि कंपनी A का प्लान था, कंपनी B को पहले एक्वायर करना है और फिर करना है रीऑर्गेनाइज। एक ही सवाल में काम 2 हो रहे हैं, तो इनके क्वेश्चन हमेशा आपको मिलेगा एक साथ। तो मतलब ये वो यूँ कह लो कि यार असल में AFM में टोटल 3 एरियाज़ हैं। अब 3 एरियाज़ हैं, सवाल भी कितने एग्जाम में आना है, 3। एक क्वेश्चन यहाँ से होता है, एक क्वेश्चन यहाँ से होता है, एक क्वेश्चन इनको मिला के होता है। ये कहने का मतलब कुछ चीज़ छोड़ने वाली नहीं है बेटा। सेम गोज विद FM में हर टॉपिक वो पूछेगा आपसे, मतलब जब आप हॉल से बाहर आओगी ना, मैं पूछूंगा बेटा एग्जाम में क्या नहीं आया, अब आप मुझे ऐसा कुछ भी नहीं है जो नहीं आया। उसने हर चीज़ पूछी है मुझसे, क्या पता कोई चीज़ जो जहाँ पूछी हो वो पूछ ली उसने MCQs में, तो यहाँ पे नहीं पूछी वो पूछ ली MTQs में, जिनमें नहीं पूछी वो पूछ ली CRQ के अंदर। सेम बोल देते ऐसा, क्योंकि हर टॉपिक की इंपॉर्टेंस, और असल बात ये है कि लिंक इतना स्ट्रॉन्ग है ना टॉपिक्स का आपस में। सेम इन F9 एंड सेम इन AFM, कहाँ से फंड्स लिए हैं, उन्हें इन्वेस्ट कहाँ पर किया, उनकी कॉस्ट क्या है, सब कुछ आपस में इंटरकनेक्टेड है। सेम गोज विद AFM, हर चीज़ आपस में इंटरलिंक्ड है। आप फॉर एग्जाम्पल मिसाल सुने, आपने करनी है एक इन्वेस्टमेंट, उसके लिए आप लोन ले रहे हैं, अगर लोन लिया आपने तो उससे बनता है रिस्क, कौन सा, उससे बनता है इंटरेस्ट रेट रिस्क। उस सवाल में क्या पता आपने वो आपसे मांगे NPV भी, उस सवाल में वो आपसे मांगे हेजिंग भी। लोन की हेजिंग करो, और लोन से जो हम कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट उसको करो इवैल्यूएट भी। एक ही सवाल में 2 चीज़ें पूछ रहा है आपसे, चीज़ें आपस में इंटरलिंक्ड है।
ठीक है। शायद कल मैं इंशाल्लाह आप इसी से आपके लिए और थोड़ा और एक्सपैंड कर दूँगा इसी पर। और सिर्फ मैंने आज आपको दिया है ऊपर से एक बर्ड आई व्यू सिर्फ, ठीक है बेटा जी। मैं इनसे बात करता हूँ जाके अभी, थोड़ा जो क्लासेस में आपको जो करें अलग है, ठीक है। कुछ चीज़ें हैं जो एक साथ हम पढ़ सकते हैं बैठ के, एफ एम और FM वाले, लेकिन हर चीज़ में हम साथ में पढ़ सकते हैं क्योंकि इनका स्कोप बहुत ज़्यादा है। और वो तेरे बच्चे अभी बैठे हैं तो वो कहना हो कि कौन सा भूल जाएंगे, ये भी होता है। और आप लोग बोलेंगे ये तुमने पहले पढ़ा हुआ है और ये तो ना पढ़े हैं, लेकिन आज क्योंकि आज पहला दिन था तो इसलिए मैंने आपको मेरे साथ मैंने मुझे खुद ही कहा था कि एक जगह बुला लें मैं मैनेज कर लूँगा। चलो कल से ऑनवर्ड इंशाल्लाह क्लास को मैं अलग कर दूँगा इंशाल्लाह, ठीक है बेटा जी। तो आप परेशान ना हो जाना आज कि सर ने क्या किया आज मेरे साथ, सिर्फ मैंने इस बेटा से एक्सप्लेन किया कोर्स आपको भी फिलहाल आज। कल में इंशाल्लाह इसको आपको डेप्थ और बताऊँगा बिकॉज स्टूडेंट्स FM में तो 5-6 बच्चे और हैं उन्होंने कहा FM को डाउन, ठीक है। और FM में आप होंगे भी फिलहाल और आने में तो आ जाएंगे बाकी, लेकिन हमने फिर भी लोकेशन है। अच्छा मुझे ये बताएं हाउ चलने का आप लोग क्या है ऑफिस टाइमिंग्स? 9 to 4:30 ठीक है 9 to 4:30 और 12 to 1:30 देख लीजिए कहीं वो सिस्टम मुझे होता ही नहीं है। 10 ऑनवर्ड्स तो मैं इस्लामाबाद करता हूँ, मतलब इस्लामाबाद में क्लास शुरू होती है पहली 10:30 की, ठीक है ना। तो ऑब्वियसली हमें इस टाइमिंग को थोड़ा सा आगे पीछे करना पड़ेगा, कम कर लेंगे वो मैं इनसे पहले बात करता हूँ चलो हम उसको भी मैनेज कर लेंगे बिकॉज फ्लो इस दफ़ा FM में भी बहुत अच्छा और FM में भी माशाल्लाह जो मैं FM के बाद जहाँ भी बनता था वो 15 नाम बनता था, फिर इस यहाँ पे FM का बैच बन गया तो इंशाल्लाह उसको हमने पूरा करना है। तो दादा कहाँ से मैं PWD ये बुढ़ी रहता है वर्कशिप को जीने में हाँ वो बुढ़ी चला गया हाँ बहुत ही चला गया। आप सर कहाँ से आते हैं? नहीं आप अभी पिंडी से पिंडी मतलब आपके लिए पिंडी का बस माना शूट करता है, ठीक है। चलो बेटा जी मैं इंतजार करता हूँ बात अभी, अब नंबर इनके पास है ना, अब नंबर के पास है ना जब आप लोग कर लेंगे सर कल आप लोगों को इन्फॉर्म करते हैं कि क्लास आपकी कितने बजे की होगी। क्लास इंशाल्लाह लाजमी कल एट वॉट टाइम वो इंशाल्लाह मैनेज कर लेंगे, ठीक है। क्योंकि आप लोग ऑफिस गोइंग हो तो आपको हमने अकोमोडेट करना है, इन बच्चों को भी अकोमोडेट करना है तो इंशाल्लाह कर लेते हैं, ठीक है। मैं ट्राई करूँगा कि आपको अच्छा चले इनका लंच, क्योंकि एक साथ बैच चलना तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा आप लोगों के लिए भी उनके लिए। इन्हीं फिर यार के सर पढ़ा रहे थोड़े एट हायर लेवल, आपको कोई लोग पढ़ा रहे हैं एट लोअर लेवल, मैम टीचर लोगों का बीच में कि आपको भी समझाऊँ उन्हें भी समझाऊँ तो काम थोड़ा सा मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा, जो कि हमने बनाना आसान, ठीक है। तो चलो वो मैं मसला नहीं मैनेज कर लेंगे। आज सिर्फ मैंने आपको सिर्फ बताना था कि कोर्स आउटकम वगैरह क्या है और एग्जाम पैटर्न वगैरह क्या है। बेटा कल ये जैसा बताएगा मैं आपको फिर से बताऊँगा। तो अहम बात कल मैं सामने पूरे टॉपिक्स को करूँगा डिकोड कि हमने किस सब्जेक्ट के अंदर और क्या कुछ पढ़ना है मजीद। आपके लिए भी सारा कल पहले आपको बताऊँगा कि इसमें क्या क्या कुछ हुआ है जो कि हमने पहले पढ़ा हुआ है और कहाँ पे क्या चीज़ें एक्स्ट्रा नहीं है जो कि आपने पहले ऑफिस करोगे आप चीज़ें, ठीक है। चलो कल इसको हम ज़रा पढ़ेंगे और इन डेप्थ। हाँ अब ये की बात का जवाब मैं आपको आज दे दूँगा बेटा जी। जो बुक है फॉर FM एंड एज वेल एज फॉर AFM, मैं बुक हमेशा करता हूँ रेफर एक ही, वो है BBB और उसकी वजह इसमें होती है अच्छी थ्योरी इंपॉर्टेंट है FM के लिए भी, थ्योरी इंपॉर्टेंट है AFM के लिए। ऑल दो AFM के लिए इतनी इंपॉर्टेंट इसलिए नहीं है बिकॉज AFM में आता है केस स्टडी, थ्योरी भी उस केस स्टडी के बल से पूछता है उससे। मतलब AFM में ऐसा कोई पार्ट नहीं है आपको मिलेगा जो कि आपने बुक से लिखना होगा देखते हैं। FM में ऐसे क्वेश्चन हैं जो बुक में उनका आंसर होता है, तो बुक अगर पढ़ी हो आपने तो आपको आंसर बुक वो आप उन पार्ट्स का आंसर कर सकते हो। बट AFM में ऐसा कोई पार्ट नहीं आएगा जो बुक से आपने रिप्रोड्यूस करना हो। नो, AFM में केस स्टडी आता है, थ्योरी भी उस केस स्टडी के वजह से पूछता है बहुत से कि इस कंपनी को क्या मसले हैं और उन मसलों का हल क्या है। मसला है और हर कंपनी को अपने मसले होते हैं, उनके हल भी अपने अपने होते हैं। लेकिन अगर आपने पढ़ी हो बुक तो अब उसमें आइडिया होता है कि क्या क्या मसले हो सकते हैं। बुक पढ़ना ज़रूरी है। कौन सी बुक? BBB। बल्कि फॉर AFM मैं आपको देखो चॉइस, चाहे पढ़ो BBB चाहे पढ़ो कैप्टन, बट प्लीज़ एक बुक कोई पढ़नी है, कोई एक बुक पढ़नी है, चाहे BBB जो कैप्टन, लेकिन आपके लिए चॉइस नहीं है, आपने BBB की बुक पढ़नी है। अब जो हैं
आपकी किट्स इंशाल्लाह फॉर F9 BBB कैप्लन आई हैव बोथ इन सॉफ्ट। जब ग्रुप हमारा बन जाएगा तो मैं उसमें शेयर कर दूंगा। आप जो उसका ले लो प्रिंट, आप उसको हार्ड में रखो, बट आपकी चॉइस है। लेकिन फॉर AFM हम सिर्फ एक किट पकड़ेंगे कोई और दूसरा खाता छोड़ के आएंगे उस किट, और वो किट है कैप्लन की। तो बुक आप जो मर्जी लें, बट किट कैप्लन की फॉलो की जाएगी। और वो भी सॉफ्टवेयर मेरे पास पड़ी हुई है, ग्रुप बन जाएगा हमारे मंडे तक इंशाल्लाह। ग्रुप में मैं शेयर कर दूंगा, आप उसका प्रिंट आउट ले लें, आप सॉफ्ट में इसको रखें, वो चॉइस आपकी है, आपकी मर्जी। अच्छा, बड़े इंपॉर्टेंट बात सर ये बताएं कि एक्सेल कमांड बेटा कैसी है आपकी? एक्सेल के ऊपर सही बात बैठा हुआ आप तो मुझे दुकान में एक्सेल के ऊपर है, तो मतलब उसका हम बड़े फ्लुएंट होंगे, तो वो चीज़ बड़े काम आएगी आपकी एफ बिकॉज AFM में एक बहुत इशू बहुत बड़ा बच्चों का ये होता है कि एग्जाम उनसे कंप्लीट नहीं हो पाता फ्री लास्ट में। बहुत कॉमन मसला है, क्योंकि सर 8 नंबर का छोड़ा है, एक पार्ट छोड़ा है 5 नंबर का, ये क्योंकि करते समय मैंने पूरा सॉरी छोड़ दिया, वो ही मेरे से क्वेश्चन नहीं हुआ, क्योंकि ये वो स्टूडेंट है जो सिर्फ स्टूडेंट्स जो कहीं काम नहीं कर रहे, तो ऑब्वियसली एक्सेल के ऊपर उनकी उतनी कमांड नहीं होती। लेकिन जो बच्चे कर रहे होते हैं जॉब्स उनको ये होता है कि उनका हाल बैठा होता है एक्सेल के ऊपर, उन्हें पता होता है कि मैंने क्या क्या करना, तो क्या होगा। बेटा आपके लिए मसला नहीं है, क्योंकि F9 है, इसमें इतना एक्सेल वर्ड है, लेकिन सिर्फ एक एरिया है का सेक्शन सी है। इंशाल्लाह जितना आपको आता है वो भी सही है, जो नहीं आता वो मैं इंशाल्लाह ऐड भी करवा दूँगा। ठीक है जी, बेटा आज का मकसद सिर्फ क्या था, आपको इंगेज करना और थोड़ा सा आपके लिए अपने आपके एग्ज़ाम्स को थोड़ा सा करना, एक्सप्लेन की किस जगह पे क्या होगा। अगर कल से मैं ट्राई करूँगा कि मंडे से उससे हो जाएगा मैक्सिमम, इंशाल्लाह कोर्स को हम कल लेके चलेंगे अलग से। ठीक है, अच्छा मुझे ये बताओ, कल जुम्मा है ना? एजाज भी है कल मेरे ख्याल से, कोई फिर क्या आएगा? तो रोड्स तो खुलेंगे या बंद होंगे? मुझे तो कोई अपडेट नहीं है, लेकिन वहाँ पे वो है पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। आप बेटा कहाँ से आती हो? पास से आती हो, यानी कि आप जल्दी पहुँच जाओगे। आप पिंडी पिंडी के तो टाइम ईजी होता है। चलो मैंने आने तो मैं आ जाऊँगा, मैं इस्लामाबाद जिला में चाहता हूँ, वही उसी घर में रहेगा जहाँ पे जो है। ठीक है जी, कोई मसला